गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर निशान गुप्ता। आई एम फ्रॉम जय आरोग्य हॉस्पिटल ग्वालियर। I have completed my MBBS and now currently now I am pursuing MD from जय आरोग्य हॉस्पिटल। मैं योगेंद्र कुशवाहा जी योगी योगा क्लासेस जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे आपके समक्ष प्रस्तुत होने का मौका दिया। मेरा आज का टॉपिक है ब्लड प्रेशर और साथ में मैं आपको कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के बारे में भी बताऊंगा। तो दोस्तों, ये ब्लड प्रेशर को शॉर्ट में बीपी भी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये बीपी होता क्या है? तो आइए मैं आपको बताता हूँ। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ एओर्टा इज बीपी। जो प्रेशर बहते हुए रक्त के द्वारा एओर्टा की वॉल्स पर पड़ता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। देखिए, इसकी एक रेंज होती है। नॉर्मल बीपी इज 120/80 mmHg। 120 mmHg इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड 80 mmHg इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब बीपी नॉर्मल के ऊपर चला जाता है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं, और जब बीपी बिलो नॉर्मल हो जाता है देन उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। तो नॉर्मल बीपी इज 120/80 mmHg। व्हेन इट इज अबव नॉर्मल इट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन, एंड व्हेन इट इज below normal, that means 120/80 mmHg, it is hypotension। अब मैं आपको एक बता दूं, हाइपरटेंशन एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज है और ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। वर्ल्ड में 20 to 50% ऑफ डेथ इंडिया में कार्डियोवास्कुलर डिजीज के कारण होती हैं। आइए अब मैं आपको इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बता देता हूं जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है। व्हेन सिस्टोलिक बीपी इज लेस देन 120 एंड डायस्टोलिक बीपी इज लेस देन 80 देन इट इज कॉल्ड नॉर्मल बीपी। व्हेन सिस्टोलिक बीपी इज 120 to 129 mmHg and diastolic BP is less than 80 then it is called elevated BP। then it is called elevated EP। Third is when BP is 130 to 139 and diastolic BP is 80 to 89 then it is called stage 1 hypertension। and the next is when BP is greater than equal to 140 systolic and diastolic is greater than 90 then it is called stage 2 hypertension। तो इसके अकॉर्डिंग अपन ग्रेडिंग करते हैं बीपी की, ये कौन से स्टेज में है। आइए अब मैं आपको एक रूल्स ऑफ हाफ एक टर्म है ब्लड हाइपरटेंशन में, उसके बारे में बताता हूँ। रूल्स ऑफ हाइपरटेंशन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर एक आइसबर्ग डिजीज है। आइसबर्ग डिजीज मतलब होता है कि उसके टिप ऑब्जर्व होते हैं और जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है वो ऑब्जर्व नहीं हो पाता है। चलिए अब मैं आपको रूल ऑफ हाफ्स के बारे में बताता हूँ। रूल ऑफ हाफ्स में क्या होता है कि ओनली हाफ ऑफ द पेशेंट्स, जो हाफ ऑफ द पेशेंट हैं ब्लड के, उनको पता है कि उनको ब्लड प्रेशर है। उन हाफ पर्सन जिनको पता है उनको ब्लड प्रेशर है, उनमें से भी आधे लोगों को पता है, आधे लोग हैं जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उनमें से भी आधे हैं जो सही ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो आधे लोगों को तो पता है कि उन्हें बीपी है, उनमें से आधे ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उसमें से भी आधे गलत ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो ये तो आगे होगा आपका रूल्स ऑफ हाफ। देखिए, अब मैं आपको इसके इंसिडेंस के बारे में बताता हूँ। वर्ल्ड में 7.5 मिलियन डेथ हाइपरटेंशन से होती है। 7.5 मिलियन। चलो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन। मतलब जो कारण है वो क्या क्या है हाइपरटेंशन के। देखिए, हाइपरटेंशन के दो कारण हैं, नॉन मॉडिफाइएबल और मॉडिफाइएबल।
नॉन मॉडिफिएबल का मतलब होता है जिसे अपन मॉडिफाई कर सकें, और मॉडिफिएबल का मतलब होता है जिसे अपन मॉडिफाई कर सकें, और नॉन मॉडिफिएबल का मतलब होता है जिसे अपन मॉडिफाई नहीं कर सकें। तो नॉन मॉडिफिएबल में आता है एज। एज का अपन कुछ नहीं कर सकते, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे बीपी बढ़ता जाता है। सेकंड हुआ सेक्स। जनरली देखा गया है कि मेल्स आर मोर प्रोन टू हाइपरटेंशन इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। मेल्स में ज़्यादा बीपी पाया जाता है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। एंड थर्ड इज जेनेटिक फैक्टर, जो भी नॉन मॉडिफिएबल है, मतलब जिसे अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते। सेकंड अपन आते हैं मॉडिफिएबल फैक्टर। मॉडिफिएबल फैक्टर मतलब जिसको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट तो आता है ओबेसिटी, मोटापा, जिसे अपन लोग हिंदी में मोटापा बोलते हैं। तो अब ओबेसिटी कब बोलेंगे? इंडियन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ओबेसिटी बोलते हैं जब बीएमआई अपना होता है ग्रेटर देन 25। अब आप लोग बोलेंगे ये बीएमआई क्या होता है? तो बीएमआई निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं। बीएमआई इज इक्वल टू वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर का होल स्क्वायर। तो इससे आप अपना बीएमआई निकाल लेंगे। अगर ये ग्रेटर देन 25 आ रहा है तो आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आ रहे हैं, और ये आपके लिए रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन का। और अगर आपका बीएमआई लेस देन 25 आ रहा है या उससे कम आ रहा है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप फिट हैं एकदम, है ना। दूसरा होता है मॉडिफिएबल में सॉल्ट इंटेक, ज़्यादा नमक का सेवन। जो लोग ज़्यादा नमक का सेवन करते हैं उनको बीपी का खतरा रहता है। नॉर्मली लोग 7 से 8 ग्राम पर डे सॉल्ट का इंटेक करते हैं, जो बीपी का वन ऑफ द मेन कॉज है ना। तीसरे नंबर पे आते हैं सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट अपने को लेस देन 7% लेना है। अब आप बोलेंगे से सैचुरेटेड फैट क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, देसी घी, डालडा, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब सैचुरेटेड फैट में आते हैं। अब मैंने सैचुरेटेड फैट के बारे में बताया, तो अब आप मेरे से ये भी बोलेंगे कि अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है? तो अनसैचुरेटेड फैट होता है सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल और क्या कहते हैं, सनफ्लावर ऑयल हो गया आपका, सोयाबीन ऑयल हो गया। तो बेटर रहेगा आप सनफ्लावर ऑयल और सोयाबीन ऑयल यूज़ करें, हाइपरटेंशन से बचना है आपको, तो है ना। अब जितना, और फोर्थ हो गया अपना डाइटरी फाइबर, जितना कम लेंगे बीपी उतना ज़्यादा बढ़ेगा आपका। डाइटरी फाइबर जितना कम लेंगे बीपी ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब आपको डाइटरी फाइबर्स डाइट में ज़्यादा लेने चाहिए। अब आप मेरे से पूछेंगे डाइटरी फाइबर्स क्या होता है? डाइटरी फाइबर्स मतलब जो आटे में से अपन चौकोर निकाल देते हैं वो नहीं निकालना है, वो उसके साथ में खाना है, छान के नहीं खाना है आटा। फाइबर फ्रूट्स लेना है, जैसे अपना संतरा हुआ, पपीता हुआ, ये सब डाइटरी फ्रूट्स होते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अल्कोहल। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में अल्कोहल इंटेक करते हैं तो ये भी वन ऑफ द रीज़न है बीपी इंक्रीज होने का, है ना। जितनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे बीपी कम रहेगा आपका। तो बेटर है जॉगिंग करें, सुबह 15 मिनट अपने लिए हेल्थ के लिए दें, जिससे आपका बीपी नॉर्मल रहे और आगे के चांसेस भी कम हो जाएं। जो ओल्ड एज के लोग मुझे देख रहे हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को निकाल कर अपना फिजिकल एक्टिविटीज़ पे दीजिए, जिससे थोड़ा आपका बीपी कंट्रोल्ड रहेगा। बीपी कंट्रोल्ड रहेगा तो अदर डिजीज़ होने के चांसेस आपको कम रहेंगे। बीपी इज वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर क्रिएटिंग डायबिटीज़। बीपी एक बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज़ होने के लिए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना स्ट्रेस। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लेंगे उतना आपका बीपी बढ़ेगा। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि मेंटल स्ट्रेस जीरो लें। मेंटल स्ट्रेस आपके दिमाग पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेंटल स्ट्रेस है तो उसे योगा और प्राणायाम, कपालभाति, भ्रामरी जैसे प्राणायाम करके स्ट्रेस रिलीज़ करें। 15-20 मिनट पार्क में घूमें, पेड़ों के नीचे टहलें, जिससे आपका मेंटल स्ट्रेस जीरो हो। नेक्स्ट में आता हूँ प्रिवेंशन के ऊपर। मैंने आपको सब इसके रिस्क फैक्टर वगैरह सब बता दिए, अब मैं आपको प्रिवेंशन के बारे में बताता हूँ। अब देखो, 2 टाइप्स के प्रिवेंशन होते हैं, एक तो प्राइमरी प्रिवेंशन, एक होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में तो जब डिजीज़ हो गई उसके बाद क्या करना है वो देखा जाएगा। प्राइमरी प्रिवेंशन अपने हाथ में,
तो प्राइमरी प्रिवेंशन में मैं बताता हूँ आपको क्या क्या करना है। प्राइमरी प्रिवेंशन में एक तो आपको नमक का सेवन कम करना है। अब आप मुझसे पूछेंगे नमक का सेवन कितना कम करना है, तो मैं बोलूँगा लेस देन 5 ग्राम पर डे। तो आप कहेंगे कोई हम पे चम्मच या वेट मशीन तो है नहीं कि हम 5 ग्राम पर डे मेज़र कर लें। तो मेरा कहना है कि स्वाद अनुसार कम नमक लेना है। जैसे जितना आपको स्वाद आ रहा है नमक का, उतना स्वाद नहीं लेके थोड़ा कम यूज़ करना है। यही मेज़रमेंट का तरीका है। ऐसा स्पून तो कोई बनाया नहीं है कि 5 ग्राम मेज़र कर लिया दिन भर में। कैसे मेज़र करेंगे आप बताइए, है ना। दूसरा है लो सोडियम सॉल्ट लेना है। बाजार में मेडिकल स्टोर्स पे आप देखा होगा आपने, लोना सॉल्ट करके आता है, लो सोडियम सॉल्ट आता है। उसमें लो सोडियम होता है, वो आपके बीपी को कंट्रोल रखता है ना। अल्कोहल और शराब, अल्कोहल ड्रिंक, शराब को कट डाउन करना है टोटली। वजन कम करना है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको। वजन कितना कम करना है? वजन इतना कम करना है कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका बीएमआई लेस देन 25 आए। अब मैं आपको फिर बता दूं बीएमआई कैसे निकाला जाता है। बीएमआई इज इक्वल टू, बीएमआई बराबर हाइट इन केजी। हाइट ऐसे मान लो आपकी 70 है, तो 70 डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। ऐसे मेरा वेट 80 केजी है, तो 80 डिवाइडेड बाय मेरी हाइट 1.73 मीटर है, तो 1.73 मीटर का स्क्वायर। ये आप वैल्यू निकालेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा आप ओबीस हैं कि नहीं। अगर आपका बीएमआई ग्रेटर देन 25 आ रहा है तो आप ज़्यादा चांसेस हैं हाइपरटेंशन होने के, और अगर आपका बीएमआई लेस देन 25 है तो कम चांसेस हैं आपको, है ना। अपने को फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है प्रिवेंशन के लिए। तनाव कम लेना है, स्ट्रेस कम लेना है, स्मोकिंग को कट डाउन करना है टोटली, और योगा और प्राणायाम जो मैंने आपको बताया था पहले उसको कंटिन्यूसली करना है। अब अपना आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन में। देखो सेकेंडरी प्रिवेंशन अपने हाथ में नहीं है। सेकेंडरी प्रिवेंशन अब डॉक्टर के हाथ में चला गया। अब जो डॉक्टर करेगा जो करेगा, क्योंकि प्राइमरी प्रिवेंशन ऐसे सॉल्ट कम लेना, अल्कोहल कम लेना, फिजिकल एक्टिविटी करना, वजन कम करना, तनाव कम लेना, धूम्रपान कम करना, योगा प्राणायाम करना, ये सब तो अपने हाथ में था। ये तो अपन ने कर लिया, प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया। अपन आते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन पे। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन किसी के हाथ में नहीं है। ये सेकेंडरी प्रिवेंशन करेगा डॉक्टर। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब होता है दूसरे वर्ड्स में ट्रीटमेंट, है ना। तो इसका ट्रीटमेंट का अपना एम क्या होता है? बेसिकली लोग पूछते हैं कि ऐसे मान लो किसी को 200/120 बीपी है, तो अपने क्या एम रखना चाहिए ट्रीटमेंट का? तो इसका बेसिकली एम होता है कि अपन ट्राई करते हैं कि 140/90 मीन 140 सिस्टोलिक एंड 90 mmHg डायस्टोलिक मेंटेन रहे बीपी, तो वो नॉर्मल माना जाएगा। लेकिन आइडियली देखा जाए तो 120/80 mmHg नॉर्मल, है ना। टैबलेट में अपन एम्लोडिफिन ले सकते हैं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कोई भी दवा बिना डॉक्टर के परामर्श के ना लें। अपने किसी फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपना बीपी 2-3 बार रेगुलरली मॉनिटर करवाएं। उसके बाद भी अगर कंटिन्यूसली 140/90 बना हुआ है कंटिन्यूसली, तो फिर आप टैबलेट्स स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे विशेष रिक्वेस्ट है कि बिना किसी डॉक्टर्स की सलाह या परामर्श के आप दवा चालू ना करें, है ना। मेरा व्हाट्सअप, अगर आपको कोई क्वायरी है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर लीजिए, 7987108626, 7987108626। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके अपनी कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं मेरे से। मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा, है ना। तो ये तो हो गया अपना ब्लड प्रेशर की बात। अब मैं आपको एक बार इंस्ट्रूमेंट दिखा देता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट किस टाइप का होता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसे स्पिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं, है ना। कोई बंदा नहीं है, नहीं मैं डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा देता। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, स्पिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। इससे अपन बीपी मेजर करते हैं, है ना। इसके अंदर मरकरी होता है। आजकल डिजिटल वाले भी चलने लगे हैं, लेकिन डिजिटल वाले इतने इफेक्टिव नहीं हैं जितने मैनुअल वाले हैं, है ना।
तो जो ब्लड प्रेशर मशीन होती है, जो ब्लड प्रेशर मशीन होती है उसको एट द लेवल ऑफ हार्ट रखा जाता है। ये बात का विशेष ध्यान रखें लोग और मेरे प्रिय डॉक्टर साथीगण, है ना। और कफ कफ जो होता है उसको 1 सेंटीमीटर अबब एल्बो जॉइंट बांधा जाता है और फिर साउंड सुनने जाते हैं जिसे कोरोस्कोम साउंड बोलते हैं। पहले सिस्टोलिक मेज़र किया जाता है, फिर डायस्टोलिक मेज़र किया जाता है। ब्लड प्रेशर मेज़र करने के भी 2 तरीके होते हैं, एक ऑस्कल्टेटरी होता है, एक पाल्पेटरी होता है। जो स्पिगमोमैनोमीटर से करते हैं अपन उसे ऑस्कल्टेटरी बोलते हैं, और जो सिर्फ हाथ से करते हैं उसे पाल्पेटरी बोलते हैं। वैसे तो मेरा टॉपिक बीपी ही था। चलिए मैं आपको एक इससे रिलेटेड एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है उसके बारे में भी कुछ डिटेल्स बताना चाहता हूँ। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। आजकल आप देखेंगे हर 10 में से 2 या 3 पेशेंट कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के हैं। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ बोले तो जो हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरीज होती हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, उसकी वजह से वो टफ हो जाती हैं और उसका स्पेस नैरो हो जाता है। कभी कभी वो ब्लॉक हो जाती हैं, किसी के में 20% ब्लॉक, किसी के में 30% ब्लॉक, किसी के में 60, किसी के में 70, किसी के में तो 90% तक ब्लॉकेज देखे हैं मैंने। अगर 2 आर्टरीज में ब्लॉक है तो एंजियोप्लास्टी ऑप्शन होता है। अगर ट्रिपल वेसल डिजीज़ है मतलब 3 आर्टरीज में ब्लॉक है तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन बाईपास ग्राफ्टिंग होता है ना। तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ होता क्यों है ये बताता हूँ मैं आपको। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ में क्या होता है कि जो हार्ट का फंक्शन होता है वो इम्पेयरमेंट हो जाता है उसका। वो इम्पेयरमेंट क्यों होता है? क्योंकि इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होती है, मतलब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती अपनी हार्ट की मसल्स को। जो हार्ट की पेरीफेरी होती है उसको भी धड़कने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है। वो कोरोनरी आर्टरीज से अपना ब्लड कलेक्ट करती है। तो कभी कभी केस में कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं तो वो अपना प्रॉपर हार्ट काम नहीं कर पाता है। अब कोरोनरी हार्ट डिजीज़ में कई तरह की कंडीशंस आती हैं। पहला हुआ एंजाइना। एंजाइना का मतलब होता है रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन, मतलब जो अपना स्टर्नम होता है उसके पीछे जोरों का दर्द होता है। कभी कभी कुछ लोग गैस्ट्राइटिस के एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस के पेन को एंजाइना समझ लेते हैं, तो उसको कंफर्म करने के लिए ईसीजी किया जाता है। दूसरा होता है मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, जिसे अपन शुद्ध हिंदी में हार्ट अटैक भी बोलते हैं। तीसरा होता है कार्डियक फेल्योर और चौथा होता है सडन डेथ। अब कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के रिस्क फैक्टर क्या हैं मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसमें भी वही सेम 2 कंडीशन है, नॉन मॉडिफाइबल और मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल का मतलब होता है जिसे अपन मॉडिफाई कर ही नहीं सकते कितनी भी कोशिश करने के बाद, और मॉडिफाइबल का मतलब होता है जो अपने हाथ में है, अपन उसे कंट्रोल्ड करके हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो नॉन मॉडिफाइबल में आ जाते हैं एज, सेक्स, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक फैक्टर और पर्सनालिटी। टाइप ए पर्सनालिटी के लोग होते हैं उसमें देखा गया है कोरोनरी आर्टरी डिसीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में, हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा सेशन कंप्लीट होने के बाद, है ना। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में जो अपन मॉडिफाई कर सकते हैं उसमें स्मोकिंग है। स्मोकिंग इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज। जो लोग धूम्रपान करते हैं उनको आगे चल के कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सेकंड अपना हो गया स्मोकिंग। सेकंड हो गया हाई बीपी। जिनको कंटिन्यूसली हाई बीपी मतलब अब 150 to 100 mmHg सिस्टोलिक टू डायस्टोलिक बना रहता है, उनको 10 से 15 साल बाद कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
थर्ड, जिनका सीरम कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है उनको भी कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा और मेजर कॉज डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जो कई बीमारियों को जन्म देती है। उसमें से एक हाइपरटेंशन भी है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ भी है, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ भी है। आप ऐसा कह सकते हैं कि डायबिटीज़ हर बीमारी की जड़ है। कभी मौका मिला तो डायबिटीज़ का सेशन भी लूँगा मैं एक दिन, है ना। और एक और रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी। ओबेसिटी भी कारण है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ का। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ होने का स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ को होने का। आप उन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पे आते हैं, ठीक है। देखिए, अपनी बॉडी में जब भी आप कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराएंगे तो कोरोनरी हार्ट डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आप नोट कर सकते हैं चाहें तो ये पेज पे, एलडीएल लेवल लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लेवल लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एचडीएल लेवल ग्रेटर देन 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। और सीरम कोलेस्ट्रॉल लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एलडीएल लेवल लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। एचडीएल लेवल ग्रेटर देन 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। सीरम कोलेस्ट्रॉल लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, है ना। और इसमें अपना ओवरऑल गोल रहता है ना जो, वो टोटल कोलेस्ट्रॉल अपॉन एचडीएल रेशियो लेस देन 3.5 होना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा ये सेशन कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर भेजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आगे भी मैं इस तरह के सेशन करता रहूँगा। मुझे 5 मिनट थोड़ा कोरोना पे और बोलना है। आशा करता हूँ कि आप और आपके परिवार वाले, आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त इस कोरोना पैंडेमिक में सुरक्षित होंगे, सकुशल होंगे और उनके सकुशल होने की कामना करता हूँ। और ये कोरोना पैंडेमिक में सकुशल रहें पूरे टाइम, ये पूरा कोरोना पैंडेमिक निकल जाए, अपन सब लोग इससे लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एक तो मैं देख रहा हूँ कि लोग कपड़े के मास्क यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए आपके सामने, ये 3 प्लाई मास्क है। इसे 3 प्लाई मास्क बोलते हैं और सर्जिकल मास्क बोलते हैं। ये क्या है, 3 प्लाई मास्क और सर्जिकल मास्क। इसकी कीमत होती है 5 रुपये थोक में, है ना। बाजार वाले, इस मेडिकल स्टोर वाले से 10 रुपये में बेचते हैं। तो इसको बेटर यह यूज़ करना कपड़े की मास्क के अकॉर्डिंग। जो लोग कपड़े के मास्क लगा के घूम रहे हैं ना, ब्लैक वाले, उससे वायरस नहीं रुकने वाला है। उससे वायरस का रुकने का परसेंटेज 10% है ओनली। और आप ये सर्जिकल मास्क लगाएंगे तो इससे 40% हो जाएगा चांसेस वायरस का रुकने का। तो जो कृपया कपड़े का मास्क लगा रहे हैं, कपड़े का मास्क ना लगाते हुए ये सर्जिकल मास्क लगाएं, तो आपका कोरोना से प्रोटेक्शन ज़्यादा होगा। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि ये मास्क पहनने का तरीका होता है ना, इसमें नाक और मुंह दोनों कवर होना चाहिए। लोगों ने आजकल क्या फैशन बना लिया है, नाक तो खोली छोड़ देते हैं, मुंह ऐसा कर देते हैं। तो इसमें तो कोरोना घुस जाएगा, इससे कैसे बचेगा ये बताइए आप, है ना। और मुझे लगता है बाकी सब जानकारियां आपको हैं ही कोरोना की। गवर्नमेंट और सब लोग अपने लेवल पे भरपूर प्रयास कर रहे हैं, है ना। मैं एक बार अपना नंबर फिर देना चाहता हूँ, 7987108626। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। कॉल मत करना प्लीज़, है ना। और मेरा एक पेज है अवेयरनेस नाम से फेसबुक पे, जिस पे मैं रेगुलरली हेल्थ रिलेटेड पोस्ट डालता रहता हूँ। कृपया करके उसको लाइक करें,
आपको रेगुलरली बेसिस पर हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। साथ में मेरा एक अवेयरनेस बाय डॉक्टर निशांत गुप्ता यूट्यूब पे भी मेरा एक चैनल है, उसे लाइक कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए। उस पर भी टाइम टू टाइम वीडियोस डालता रहूँगा। जैसे जैसे मेरे को आपका प्यार और स्नेह मिलता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को आपके बीच में लेकर आऊँगा। परसों मैंने एक बर्न पे छोटा सा 1 मिनट का सिंपल एक ट्राई मारा था, उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, 800 प्लस व्यूज़ मिले, तो मुझे मोटिवेशन मिला ये सेकंड सेशन करने का। इस प्रकार आप आगे भी अपना सहयोग देते रहें तो मैं और भी सेशंस करता रहूँगा टाइम निकाल के, है ना। और अंत में आदित्य राणा जी, आकाश सक्सेना जी, योगेंद्र कुशवाहा जी, राम सुंदर शर्मा जी, संदीप बघेल जी, नेहा सक्सेना जी, जिनको मैं अपनी स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ, जो मुझे अभी देख रहे हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने अपना इतना कीमती वक्त देकर 15 से 20 मिनट आपने कीमती वक्त दिया मुझे। लेकिन मैंने जो बताया उसको फॉलो करना। और अंत में मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि पहले अपनी बॉडी के लिए फ़िज़िकल एक्सरसाइज करें, फिज़िकल फिट रहें। आपको डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। डॉक्टर्स की पास जाने की ज़रूरत तो जब पड़े जब आप बीमार हो जाएं, और मैं नहीं चाहता कि आप बीमार पड़ें। आप पहले से ही रेगुलरली एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें। योगा क्लासेस के जो हमारे मित्र हैं योगेंद्र कुशवाहा जी, जो हमारे स्कूल में साथ पढ़े हुए हैं, उनसे आप गाइडेंस लें, कैसे योगा किया जाता है, कैसे प्राणायाम किया जाता है। योगा इज़ बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। मैं भी कभी कभी करता हूँ, टाइम मिलता है, अभी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कुछ वक्त निकाल के मैं भी करता हूँ। तो आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी करें। मुझे लग रहा था कि मैं 15-20 मिनट से ज़्यादा टॉपिक खींच नहीं पाऊँगा, लेकिन अब 30 मिनट्स पूरे हो चुके हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। I am forever indebted to you. Thank you so much. Bye bye. Thank you.